दीप के दिल पर मौत की एक मोटी चादर छा गई और उसका चेहरा तुरंत मौत जैसा पीला पड़ गया। झंझनाहट। हालांकि जैसे ही दीप ने सोचा कि उसकी मौत निश्चित है, उसने अपनी आंखों के सामने एक काली परछाई चमकती हुई महसूस की। फिर एक दुबली तली आकृति उसके सामने प्रकट हुई और शून्य रियल में अचानक एक तेज ब्लेड की रोशनी चमक उठी, जो हवा के तेज झोंके से जोरदार टक्कर खा गई। तुरंत धातु के टकराने की एक तीखी आवाज सुनाई दी, जो शून्य रियल में अचानक फट गई। टक्कर के बिंदु पर अनगिनत चिंगारियां और रोशनी आतिशबाजी की तरह फूट पड़ी और हवा का एक तेज झोंका आया। कितनी शक्तिशाली शक्ति! उस हवा के झोंके से टकराने के बाद यश ने तुरंत ब्लेड पर एक भयंकर बल महसूस किया, जिससे उसकी भुजाएं दुखने लगीं और उसका बाघ जैसा मुंह लगभग फट गया। अगर उसने अपने भौतिक शरीर को मजबूत करने के लिए स्वर्ग पर कब्जा करो सृष्टि शास्त्र का अभ्यास न किया होता, तो यह बल निश्चित रूप से उसकी भुजाओं की हड्डियों को कुचल देता। यश प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को जानता था और जानता था कि वह उसका सीधा सामना नहीं कर सकता। उसने तुरंत दीप को अपने पास खींच लिया, जमीन पर जोर से पैर पटका और जल्दी से खुद को दूर कर लिया। दीप, क्या तुम ठीक हो? यश ने अपने बगल में दीप को देखा और गंभीर स्वर में पूछा। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद यश। दीप ने अपने घबराए हुए मन को शांत करने से पहले कई गहरी सांसें लीं। उसकी भौहों के बीच एक उलझन सी उभर आई। वो कौन सी चीज थी जिसने अभी मुझ पर घात लगाया था? हालांकि अभी अभी की घटनाएं लंबी लग रही थीं, असल में वे बिजली की चमक में घटित हुईं। शुरू से अंत तक दीप ने यह भी नहीं देखा कि उस पर घात लगाने वाला अस्तित्व कैसा दिखता था। यह है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सभी ने एक साथ ऊपर देखा और फिर मानो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो, सभी के चेहरों पर भय का भाव आ गया। सबकी निगाहों के सामने पत्थर के बिस्तर पर बैठा, काले वस्त्र पहने, पीला सफेद कंकाल धीरे धीरे खड़ा हो गया। जैसे जैसे वह हिलता, उसकी हड्डियां गियर की तरह घूमती हुई प्रतीत होती, अजीब सी क्लिक क्लिक की आवाजें निकालती। उसकी खोखली आंखें टिमटिमाती हुई हल्की लपटों के साथ यश और दूसरों को भावशून्य होकर घूर रही थीं। एक कर्कश ठंडी आवाज, मानो नर्क से कोई राक्षस दहाड़ रहा हो, अचानक उनके कानों में गूंजी। अगर तुम मेरा खजाना पाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। अगर नहीं तो मर जाओ। क्या यह आदमी पहले ही मर चुका है? क्या यह ज़ॉम्बी है? भीड़ ने उस पीले सफेद कंकाल को देखा। उनके चेहरे डर से भर गए थे, मुंह सूख गए थे, खोपड़ी में झुनझुनी हो रही थी और उनके दिलों में एक अवर्णनीय भय व्याप्त था। ऐसा नहीं था कि उनके मन दृढ़ नहीं थे। एक लाश जो सिर्फ हड्डियां थीं, फिर भी हमला कर सकती थी। उनकी तो बात ही छोड़िए, एक जन्मजात विशेषज्ञ भी बुरी तरह डर जाएगा। यह दृश्य बेहद विचित्र था, उनकी समझ से परे। यह ज़ॉम्बी नहीं होना चाहिए। यश ने अपना सिर हिलाया। उसकी गंभीर निगाहें विहान के अवशेषों पर टिकी थीं। उसकी आंखों में एक चमक सी चमक रही थी जब उसने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह विहान की मार्शल दाओ इच्छा शक्ति का खेल होना चाहिए। किंवदंती के अनुसार शक्तिशाली मार्शल दाओ साधक अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे मार्शल दाओ इच्छा शक्ति नामक एक विशेष अस्तित्व का निर्माण होता है। युद्ध के दौरान मार्शल दाओ इच्छा को सक्रिय करने से मार्शल कलाकार स्वर्ग और मनुष्य की एकता जैसी स्थिति में प्रवेश कर सकता है, जिससे उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। 20 साल पहले यक्षागिरी देश में, हालांकि जन्मजात क्षेत्र के 8वें स्तर पर मार्शल कलाकार कम थे, फिर भी कुछ तो थे ही। फिर भी विहान को प्रथम स्थान प्राप्त था, जिसे यक्षागिरी देश में सबसे शक्तिशाली माना जाता था, और यह अकारण नहीं था। चूंकि विहान ने मार्शल दाओ इच्छा को समझ लिया था,
इसलिए एक बार सक्रिय होने पर उसकी शक्ति उसी साधना स्तर के मार्शल कलाकारों से कई गुना अधिक हो गई, जिससे वह प्रथम सिंहासन पर आसीन हो सका। कई मार्शल कलाकारों ने मार्शल दाओ इच्छा को समझने का सपना देखा था, लेकिन दुर्भाग्य से, हालांकि मार्शल दाओ इच्छा वास्तव में मौजूद है, यह अलौकिक भी है और आम लोगों के लिए इसे समझना मुश्किल है। केवल अद्भुत योग्यता और दृढ़ता वाले प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार ही इसे समझने की क्षमता रखते हैं। मार्शल दाओ इच्छा शक्ति के अस्तित्व के कारण ही विहान की अपनी इच्छा शक्ति विशेष रूप से दृढ़ थी। उनकी मृत्यु के 20 साल से भी ज्यादा समय बाद इन अवशेषों में उनकी इच्छा शक्ति का एक अंश अभी भी मौजूद था। और जब दीप ने पहले खजाना लिया था तो उसने उस बची हुई इच्छा शक्ति को सक्रिय कर दिया था, जिसने फिर उन पर हमला किया। ऐसा माना जाता है कि यह विहान द्वारा जानबूझकर आयोजित एक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही कोई उनके द्वारा छोड़े गए खजाने और विरासत को प्राप्त कर सकता है। आखिरकार वह कभी यक्षागिरी देश में सबसे शक्तिशाली थे, अपने अहंकार और अत्यधिक विवेक के कारण अपनी मृत्यु के बाद अपने खजाने और विरासत को कमजोरों के हाथों में जाने नहीं देना चाहते थे। अब हम क्या करें? अवनी और अन्य लोगों ने युवा मास्टर यश की ओर देखा। उन्हें पता भी नहीं था कि वह पहले ही उनकी रीढ़ बन चुके थे। हम और क्या कर सकते हैं? पत्थर का कक्ष पहले ही बंद हो चुका है। अगर हम इस जगह से जाना चाहते हैं तो हम केवल विहान के अवशेषों को ही हरा सकते हैं। युवा मास्टर यश ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, अभी अभी हुए आदान प्रदान के जरिए मैंने तय किया है कि इन अवशेषों की शक्ति अर्जित क्षेत्र के 9वें स्तर की शिखर साधना के बराबर होनी चाहिए, जो कुछ मामलों में अर्धचरणीय जन्मजात साधना से टक्कर ले सके। तुम लोग इसके विरोधी नहीं हो, इसलिए मैं अकेले ही इससे निपट लूंगा। तुम सब मेरे साथ खड़े रहो और मेरा साथ दो। अगर मुझे कोई खतरा आए तो तुम लोग समय रहते मुझे बचाने के लिए आगे आओ। क्या यह ठीक है? विहान के अवशेष बहुत मजबूत हैं, कम से कम उस समय के चंद्रेश से दोगुने शक्तिशाली। हालांकि युवा मास्टर यश आश्वस्त थे, लेकिन वे घमंडी नहीं थे और उन्होंने अकेले ही विहान का सामना करने की योजना नहीं बनाई थी। सभी के साथ मिलकर काम करने से सुरक्षा को अधिकतम किया जा सकता था। कोई बात नहीं, अवनी और बाकी लोगों ने भी दिखावा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे देख सकते थे कि अवशेष बहुत मजबूत थे। अगर वे जल्दबाजी में कोई कदम उठाते तो इससे न सिर्फ उन्हें परेशानी होती, बल्कि युवा मास्टर यश को भी बहुत परेशानी होती। उन्होंने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। दरअसल हमारी किस्मत अच्छी है। हम अपेक्षाकृत देर से पहुंचे। इन अवशेषों में बची हुई मार्शल दाओ इच्छा शक्ति इतने सालों में काफी हद तक खो गई है। जितनी कम मार्शल दाओ इच्छा शक्ति होगी, अवशेष उतने ही कमजोर होंगे। अगर विहान हमारे पहुंचने से ठीक पहले मर जाता तो शायद हमें जन्मजात क्षेत्र की शक्ति वाले अवशेषों का सामना करना पड़ता, और कम से कम जन्मजात क्षेत्र के 5वें स्तर का। युवा मास्टर यश मुस्कुराए और फिर उनकी गहरी आंखों में धीरे धीरे उग्र युद्ध भावना का एक अंश घुल गया। उन्होंने अपने खजाने वाले कृपाण को कसकर पकड़ लिया, जिससे उनके शरीर के भीतर सच्ची क्यूई पूरी तरह से सक्रिय हो गई। एक भिनभिनाहट के साथ शक्तिशाली सच्ची क्यूई की लहरें बाहर निकलीं, गर्जना करती हुई उनके अंगों और हड्डियों में घूमने लगीं। मार डालो। मानो यश के युद्ध भावना को भांपकर अवशेषों की खोखली आंखें एक हल्की लौ से टिमटिमाती हुई तुरंत उन पर टिक गईं। तभी एक कर्कश शब्द जो द्रुतशीतन हत्या के इरादे से भरा था, अचानक शून्य रियल में गूंजा। फुसफुसाहट। अगले ही क्षण अवशेष जमीन पर गिर पड़े, मानो कोई तोप का गोला अपनी नली से निकल रहा हो, और एक धीमी हवा का विस्फोट हुआ।
वह दहाड़ते हुए यंग मास्टर यश की ओर बढ़ा। जैसे ही उसका काला लबादा फड़फड़ाया, तीव्र श्वेत प्रकाश में लिपटी एक सफेद हड्डी की मुट्ठी बिजली की तरह निकली, एक प्रबल बल लेकर, और जोर से नीचे गिर पड़ी। विहान ने जीवित रहते हुए किस साधना तकनीक का अभ्यास किया था? उसका भौतिक शरीर वास्तव में इतना शक्तिशाली है? यश का हृदय चौंक गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि अवशेषों की मुट्ठी पर संघनित श्वेत प्रकाश सत्य ऊर्जा नहीं था। आखिरकार एक व्यक्ति जो मर गया हो और जिसने अपना सारा मांस और रक्त खो दिया हो, उसके पास सत्य ऊर्जा तो हो ही नहीं सकती। यही इन अवशेषों की अंतर्निहित शक्ति थी, बहुत शक्तिशाली और सत्य ऊर्जा से ज्यादा कमजोर नहीं। उस श्वेत प्रकाश की आड़ में सफेद हड्डी वाली मुट्ठी धातु की तरह कठोर और ढहते हुए पहाड़ की तरह भयंकर हो गई। एक ही मुक्के की शक्ति शायद एक साधारण अर्जित रियल्म के 8वें स्तर के मार्शल कलाकार को तुरंत मार सकती थी। यश का हृदय भारी हो गया। वह जानता था कि उसने इन अवशेषों की शक्ति को कम करके आंका था। फुसफुसाहट। हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया, जिससे यश चौंककर होश में आ गए। वह जरा भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। सबसे पहले उसने बचाव के लिए अपनी ऊर्जा युआन शील्ड को सक्रिय किया, फिर स्वप्नसमान मायावी कदम पर कदम रखा। उसका आकार स्वप्नसमान और मायावी हो गया और वह एक अप्रत्याशित प्रक्षेप वक्र के साथ अवशेषों की ओर झपटा। उग्र लहरें, सैकड़ों लहरें। धमाका धमाका। अचानक एक भयंकर गर्जना गूंजी। फिर यश ने मुक्का मारा और तुरंत सच्ची ऊर्जा एक प्रचंड ज्वार की तरह उमड़ पड़ी, शून्य क्षेत्र में एक उफनती सुनामी जैसी गर्जना की। फिर वह सफेद हड्डी की मुट्ठी से टकराई और तुरंत ही जलते हुए पटाखों की तरह विस्फोटों की एक श्रृंखला लगातार गूंजती रही। धमाका। प्रभाव के बिंदु पर ऊर्जा की एक दृश्यमान लहर प्रचंड रूप से उठी। अवनी और अन्य लोगों ने यह देखकर तुरंत अपने भाव बदल दिए और युद्ध के मैदान से खुद को दूर कर लिया। हालांकि हवा की ताकत उनकी जान को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन अगर वे उसमें फंस जाते तो वे निश्चित रूप से घायल हो जाते। इन दोनों लोगों के बीच हुई झड़प वाकई भयानक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यंग मास्टर यश ने हमें हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा। पता चला कि हमारी ताकत के साथ युद्ध के मैदान के थोड़ा और करीब जाने पर भी हमें चोट लगने का खतरा हो सकता था। लड़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। सुरक्षित दूरी पर वापस जाने के बाद दीप और बाकी लोगों ने डर के मारे एक गहरी सांस छोड़ी, फिर उन्होंने आत्महीनता भरी मुस्कान पेश की। अवनी ने जल्दी से खुद को संभाला और सख्ती से चिल्लाई, हम जरूरी नहीं कि बेकार हों। अपना सारा ध्यान युद्ध पर लगाओ। अगर यंग मास्टर यश को कोई खतरा हो तो तुरंत आगे आकर उसे बचाओ। हम यंग मास्टर यश को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ। सभी ने बिना पलक झपकाए युद्ध के मैदान पर अपनी आंखें गड़ा दीं। उनके भीतर सच्ची क्यूरी उमड़ रही थी, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार। अवनी और अन्य लोगों की निगाहों के सामने उस मध्य क्षेत्र से एक धीमी धमाका गूंजा जहां तेज लहरें उठ रही थीं। फिर एक अस्तव्यस्त आकृति तेजी से पीछे हटी, उसके पैर जमीन में धंस गए, जिससे 10 मीटर से ज्यादा लंबे 2 स्पष्ट निशान बन गए। एक और धीमी गर्जना के बाद एक आकृति ने उसका पीछा किया। पीछे हटने वाली आकृति यश थी और पीछा करने वाली आकृति विहान के अवशेष थे, जो मार्शल दाओ विल द्वारा नियंत्रित थे। इन अवशेषों की शक्ति उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक भयानक थी। यश की युद्ध शक्ति के बावजूद उनका कोई मुकाबला नहीं था। कुछ ही दौर की सीधी टक्कर के बाद वे नुकसान में आ गए। तूफान का वार। जैसे ही यंग मास्टर यश पीछे हटे, अवशेषों को लगातार अपना पीछा करते देखकर उनके सुंदर चेहरे पर एक भयंकर भाव उभर आया। उन्होंने एक धीमी चीख मारी
और उनके हाथ में मौजूद खजाना कृपाण एक तेज और चमकदार ब्लेड की रोशनी के साथ फट पड़ा, जिसने तुरंत 70 से 80 वार किए। स्विश स्विश स्विश। तुरंत शून्य रियल में अनगिनत ब्लेड लाइटें प्रकट हुईं, जो आकाश और धरती को एक प्रचंड तूफान की तरह ढंकर अवशेषों की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। जैसे ही ब्लेड लाइटें शून्य रियल को उर्जारती हुईं, अलौकिक हवा फटे हुए कपड़े जैसी लग रही थी, लगातार फटने की आवाजें निकाल रही थी और स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे। हालांकि अवशेषों ने इन तेज ब्लेड लाइटों को देखकर सचमुच तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने न तो चकमा दिया, न ही बचाव किया, और न ही कोई बचाव किया, सीधे ब्लेड लाइटों को अपने ऊपर वार करने दिया। तुरंत झंझनाहट की एक श्रृंखला गूंजी, मानो ब्लेड लाइटें नाजुक हड्डियों पर नहीं, बल्कि बेहद कठोर परिष्कृत स्टील पर वार कर रही हों। अवशेष ब्लेड लाइटों से ढके क्षेत्र से बिना किसी रोक-टोक के गुजर गए, लेकिन उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, ब्लेड का एक भी निशान तो दूर की बात है। वह अभी भी जेड की तरह शुद्ध सफेद था। धिक्कार है। यह कैसा बचाव है? यह बहुत ही असामान्य है। यह देखकर यश खुद को कोसने से नहीं रोक सका। उसकी ब्लेड लाइटें लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट ट्रेजर सेबर और प्रोफाउंड ग्रेड लोटियर मार्शल स्किल विंड एंड थंडर ब्लेड आर्ट गेल स्लैश के पहले मूव के संयोजन से निकली थीं। एक पत्थर का स्मारक भी आसानी से चकनाचूर हो सकता था, फिर भी वह इन अवशेषों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। भयानक बचाव। आखिर हम इससे कैसे लड़ेंगे? यश मन ही मन कराह उठे। वह प्रतिद्वंद्वी की रक्षा रेखा को भेद भी नहीं पाए। प्रतिद्वंद्वी तो लगभग अजेय था। धमाका। हालांकि विहान के अवशेषों ने स्पष्ट रूप से यश की दुर्दशा पर विचार नहीं किया। तेज ब्लेड की रोशनी से घिरे क्षेत्र से गुजरते हुए उसने तुरंत बिना एक शब्द कहे यश की ओर एक मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ मुक्का पहुंचने से पहले ही एक शक्तिशाली मुक्का फूट पड़ा, जिसने शून्य क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया और एक हवाई तोप के गोले में संघनित हो गया, जो आगे बढ़ते हुए गर्जना कर रहा था। उग्र वज्र दौड़ो। छी! युवा मास्टर यश दहाड़े अपनी कृपाण से जोरदार वार किए। हालांकि ब्लेड की रोशनी ने हवाई तोप के गोले को चकनाचूर कर दिया, लेकिन उसमें निहित शक्तिशाली मुक्का के बल ने उन्हें पीछे की ओर उड़ा दिया। पीछे हटते हुए उन्होंने मुंह से खून की बड़ी बड़ी बूंदें निकाली और उनके चेहरे पर एक पीलापन आ गया। सौभाग्य से उसका भौतिक शरीर काफी प्रबल था, जो उसी साधना स्तर के मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा था। एक अर्धचरणीय जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट का शारीरिक भी यश जितना प्रबल नहीं हो सकता, वरना इस मुक्के ने शायद उसकी आधी जान ले ली होती। यह निश्चित रूप से सिर्फ खून खांसने जितना आसान नहीं होता। इस समय अवनी, जो दूर से युद्ध देख रही थी, अपनी खूबसूरत आंखों से उन भयंकर शक्तिशाली अवशेषों को चुपचाप देख रही थी। जैसे ही उसकी चमकदार निगाहें टिमटिमाईं, उसे अचानक कुछ याद आया और वह उत्साह से चिल्लाई, यंग मास्टर यश, मैं इन अवशेषों की कमजोरी जानती हूँ। कौन सी कमजोरी? यश की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने झट से पूछा। इस कंकाल की ताकत बहुत ज्यादा थी, उसका कोई मुकाबला नहीं था। अगर यही हाल रहा तो शायद आज उन्हें विहान के साथ यहीं दफनाना पड़े। लेकिन अब जब अवनी ने एक कमजोरी खोज ली थी, तो यह मानो जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो। अवनी ने कहा, मैंने एक बार एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ा था जिसमें मार्शल दाओ विल का अस्पष्ट वर्णन था। उसमें कहा गया था कि मार्शल दाओ विल मानसिक ऊर्जा और आत्मा के समान है, जो एक मार्शल आर्टिस्ट के निवान महल में संग्रहित होती है, जो कंकाल की भौहों के बीच में होता है। उस जगह पर हमला करने की कोशिश करो। ठीक है। यश ने जोर से सिर हिलाया और तुरंत अपने पूर्णता क्षेत्र के स्वप्नसमान मायावी कदम को अपनी सीमा तक पहुंचा दिया
और पीछे कई प्रतिबिंब छोड़ गए। वह चालाकी से कंकाल की ओर दौड़ा और पल भर में उसके सामने पहुंच गया। उग्र वज्र दौड़ यश दहाड़ा और उसके हाथ में टूटी हुई लहरदार खजाना कृपाण ने एक तेज कृपाण ऊर्जा छोड़ी जो तेजी से और शक्तिशाली रूप से कंकाल की भौहों के बीच की ओर वार कर रही थी। यह कृपाण प्रहार लगभग उसकी पूरी शक्ति का था, जो एक अर्जित 9वीं परत के साधक को तुरंत मार डालने में सक्षम था। फाड़! कृपाण की धार पहुंचने से पहले ही व्यापक प्रचंड शक्ति ने जमीन पर एक स्पष्ट निशान बना दिया था। यश के कृपाण प्रहार का सामना करते हुए कंकाल, जो हमेशा अविचल दिखाई देता था, ने अचानक अपनी खोखली आंखों में भयानक लपटों को तेजी से सिकुड़ते देखा। यह देखकर यश का हृदय तुरंत प्रसन्न हो गया। यह सचमुच काम करता है। तुरंत यश को बड़ी राहत महसूस हुई। उसे डर था कि यह कंकाल किसी भी चीज से अछूता है, अन्यथा अपनी ताकत के साथ उसके लिए उस कंकाल का प्रतिद्वंद्वी बनना असंभव होता। लेकिन अब चूंकि एक कमजोरी थी, इससे साबित हो गया कि उसे अभी भी जीत की उम्मीद थी और वह इसके साथ दफन नहीं होगा। जैसे ही यश के विचार बदल रहे थे, कंकाल की 5 हड्डीदार उंगलियां अचानक जकड़ गईं और एक खजाना कलाकृति कृपाण, जिसकी सतह पर बहते बादलों के पैटर्न अंकित थे और एक अत्यंत तेज आभा बिखेर रही थी, तुरंत उसके हाथ में प्रकट हो गई। बहता बादल कृपाण, बहता बादल कटा। एक कर्कश धीमी गर्जना सुनाई दी। कंकाल ने बहते बादल कृपाण को उठाया और जोर से शून्य क्षेत्र में आगे की ओर वार किया। एक कृपाण ऊर्जा बहते बादल की तरह सीटी बजाई और यश की उग्र वज्र कृपाण ऊर्जा से जोरदार टक्कर मारी। धमाका! दोनों कृपाण ऊर्जा एक साथ चकनाचूर हो गईं। विस्फोट के केंद्र में कृपाण ऊर्जा के अनगिनत टुकड़े बारिश की बूंदों की तरह हूश हूश की आवाज के साथ तेजी से बाहर निकले और यश और कंकाल पर वार किया। यश का शरीर अनगिनत घावों से सीधा कटा हुआ था, खून बह रहा था, जबकि कंकाल सुरक्षित था। उनकी रक्षात्मक शक्ति में जमीन आसमान का अंतर था, एक ही स्तर का नहीं। छी! यश ने मुंह भर खून खांस लिया। ऐसा लगा जैसे उसे फिर से पीछे धकेला जा रहा हो। उसकी गहरी आंखों से एक निर्दयी रोशनी निकली और उसके गले से एक पाशविक गुर्राहट निकली। हवा, बिजली गिरे। भाड़ में जाए। धमाका! यश ने पीछे हटने की इच्छा को बलपूर्वक रोका। तभी एक बहरा कर देने वाली गर्जना हुई। एक कृपाण ऊर्जा बिजली और हवा की तरह अचानक शून्य क्षेत्र में खिल उठी, एक ऐसी जबरदस्त शक्ति लेकर जो सब कुछ ऊर्जारती हुई प्रतीत हुई और कंकाल के सिर पर भयंकर वार किया। खड़खड़ाहट! कंकाल को उम्मीद नहीं थी कि यश, यह नाजुक दिखने वाला युवा गुरु, इतनी हताश और निर्दयी युद्ध शैली का होगा। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, स्वर्ग को हिला देने वाली कृपाण ऊर्जा उसकी भौहों के बीच आकर लगी। तुरंत ही कांच के टूटने जैसी आवाज गूंजी और उसकी भौहों के बीच एक भयानक दरार दिखाई दी। आह! उसकी भौहों के बीच की दरार से रोशनी चमकी और अंदर से एक दर्दनाक ऊर्जाक सुनाई दी। हाँ, यह सचमुच एक घातक कमजोरी है। अब नरक में जाओ, यश जोर से हंसा। उसकी पूरी सच्ची ऊर्जा बिना किसी हिचकिचाहट के फूट पड़ी और उसकी कृपाण ऊर्जा की शक्ति अचानक एक पायदान ऊपर उठ गई। तुम भी नरक में जाओ। हालांकि इसी क्षण कंकाल ने भी एक भयानक दहाड़ लगाई। उसके हाथ में बहता हुआ बादल कृपाण एक ठंडी कृपाण ऊर्जा में बदल गया, शून्य क्षेत्र को ऊर्जारता हुआ और एक घुमावदार अप्रत्याशित प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करते हुए यश के गले की ओर वार करता हुआ। अच्छा नहीं! कृपाण ऊर्जा के पहुंचने से पहले ही उसने यश के गले की त्वचा को चीर दिया और लाल रक्त रिसने लगा। उसका मन भय से भर गया और वह तुरंत पीछे हटना चाहता था।
लेकिन कंकाल की भौहों में दरार से एक यक्षण बल निकला जिसने उसके टूटे हुए खजाने वाले कृपाण को मजबूती से जकड़ लिया, जिससे उसका पीछे हटना असंभव हो गया। वह असहाय होकर बस देखता रहा जब तेज कृपाण ऊर्जा सीटी बजाती हुई उसकी ओर वार करती रही। धिक्कार है, क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? मौत की एक मोटी चादर उसके दिल पर छा गई, फिर भी यश ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। उसने बस एक कड़वी मुस्कान दी। इस स्थिति में उसकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। भले ही अवनी और बाकी दो उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दें, वे शायद नहीं बचा पाएंगे। युवा गुरु यश, बैठ जाओ। हालांकि इसी समय दीप की दहाड़ अचानक उसके कानों में पड़ी। यश की आंखें सिकुड़ गईं। बिना सोचे समझे वह तुरंत नीचे बैठ गया। हालांकि कंकाल की भौहों की दरार ने उसके टूटे हुए लहरदार खजाना कृपाण को मजबूती से जकड़ रखा था, जिससे वह पीछे नहीं हट पा रहा था, फिर भी वह छोटी छोटी हरकतें कर पा रहा था। फुसफुसाहट। जैसे ही यश नीचे बैठा, उसने महसूस किया कि एक विशाल वस्तु तेज हवा के साथ उसके सिर के पास से गुजरी और बाहर निकल गई। झंझनाहट। वह विशाल वस्तु ठंडी कृपाण क्यूई से टकराई। कृपाण क्यूई टूट गई और वह विशाल वस्तु भी उड़ गई। एक तेज धमाके के साथ वह पत्थर के कमरे की दीवार से टकरा गई। शक्तिशाली प्रहार के कारण वह पत्थर की दीवार में गहराई तक धंस गई। यश ने मुड़कर देखा। जिसने उसे उस घातक कृपाण के प्रहार को रोकने में मदद की थी, वह वास्तव में मिट्टी का कांसे का कड़ा ही था। पता चला अभी अभी जब दीप और अन्य लोगों ने यश को मृत्यु संकट में देखा तो वे तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। दुर्भाग्य से ठंडी कृपाण क्यों बहुत शक्तिशाली थी और वे उसे रोकने में असमर्थ थे। दीप ने क्षण भर की सोच में तुरंत पृथ्वी कांसे का कड़ा ही फेंक दिया। उच्च श्रेणी के खजाने की कलाकृति की कठोरता के कारण उस ठंडी कृपाण क्यू को रोकना बच्चों का खेल था। हालांकि बचाव का यह तरीका शायद केवल दीप ही कर सकता था। पृथ्वी कांसे का कड़ाही का वजन कई 100 किलो था। केवल दीप जैसा कोई मार्शल आर्टिस्ट जिसके पास जन्मजात दिव्य शक्ति हो ही उसे एक ही बार में फेंक सकता था। अगर वह अवनी या शिवानी होता तो उसे हिलाना भी बेहद मुश्किल होता। उसे किसी छिपे हुए हथियार की तरह फेंकना तो दूर की बात है। इस देरी के बाद यश को अपनी सांस लेने का मौका मिला। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और टूटे हुए खजाने की कृपाण को छोड़कर पीछे हटने का इरादा किया। हालांकि खड़े होने के बाद उसने हिलना बंद कर दिया, क्योंकि कंकाल के उस कृपाण पर वार करने के बाद उसने न केवल दोबारा हमला नहीं किया बल्कि बहते बादल कृपाण को भी दूर फेंक दिया। उसकी खोखली आंखें यश को घूर रही थीं और उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने कहा, बधाई हो, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो। तुम जो चाहो कोई भी खजाना ले सकते हो। धमाका। जैसे ही उसके शब्द निकले, कंकाल को ढंकी हुई सफेद चमक गायब हो गई और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी आभा हवा के साथ पूरी तरह से गायब हो गई। उहफ। कंकाल के गिरने के बाद यश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और वह हाँफ रहा था। एक पल आराम करने के बाद यश दीप की ओर मुड़ा और सच्चे मन से कहा, दीप, शुक्रिया। अगर इस बार दीप न होता तो शायद अब तक वह आखिरी ठंडी कृपाण क्यूई से 2 टुकड़ों में बंट गया होता। हे कोई बात नहीं। दीप ने अपना सिर खुजलाया और एक ईमानदार मुस्कान दी। इसी समय अवनी वहां आई, अपना पतला जेड जैसा हाथ बढ़ाया और यश को जमीन से ऊपर खींच लिया। उसने चिंता से पूछा, युवा गुरु यश, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस कुछ मामूली चोटें आई हैं। मुख्य समस्या यह है कि मैंने बहुत ज्यादा ट्रू क्यूई खा ली है। यश ने अपना सिर हिलाया
अपने स्पेस बैग से ट्रू क्यूई को ठीक करने और बहाल करने के लिए कुछ औषधीय गोलियां निकाली और उन्हें निगल लिया। तभी उसके पीले सुंदर चेहरे पर थोड़ी रंगत लौटी। तो पहले युवा गुरु यश को ठीक होना चाहिए। आपके आराम करने के बाद हम खजानों के बंटवारे पर बात कर सकते हैं, अवनी ने सोचते हुए कहा। हाँ? यश ने सिर हिलाया, तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपनी क्षति और चोटों की भरपाई के लिए अपनी साधना तकनीक का अभ्यास किया। यश जैसे व्यक्ति के लिए दूसरों के सामने खुलेआम साधना और उपचार करना बेहद खतरनाक बात है। अगर दूसरे पक्ष के इरादे बुरे हों और उसने उस पर छिपकर हमला किया हो, तो भले ही उसने प्रतिक्रिया दी हो और मारा न गया हो, उसे ऊर्जा विचलन का शिकार होना पड़ सकता है। हालांकि यश और अवनी एक दूसरे को बहुत कम समय से जानते थे, फिर भी उन्होंने साथ मिलकर जीवन मरण के कष्ट झेले थे। वे ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे की पीठ पूरी तरह से थाम सकते थे, इसलिए सतर्कता की कोई जरूरत नहीं थी। लगभग एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय में यश ने धीरे से एक घूंट भर गंदी हवा छोड़ी। उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं और उसकी सच्ची ऊर्जा 70 से 80% तक ठीक हो गई थी। यश को अपनी साधना पूरी करते देख अवनी ने मीठी मुस्कान दी और हल्के कदमों से चलकर अपने हाथ में पकड़े हुए 3 जेड के लंबे बक्से नीचे रख दिए। उसने कहा, युवा गुरु यश, इस बार आपने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। इन 3 खजाने के बक्सों को खोलना हकीकत में आपको ही करना चाहिए। ठीक है, यश ने विनम्रता का दिखावा नहीं किया। उसकी आंखों में उत्सुकता भरी उत्सुकता दिखाई दी। मुझे आश्चर्य है कि इन 3 खजाने के बक्सों में किस तरह की चीजें रखी हैं। मैं सचमुच इसका इंतजार कर रहा हूं। खड़खड़ाहट। जैसे ही उसके शब्द निकले, अवनी और बाकियों की उत्सुक निगाहों के नीचे यश ने पहला खजाना बक्सा खोला। न तो कोई खजाने की रोशनी उमड़ रही थी, न ही कोई सुगंध फैल रही थी। मानो कोई साधारण सा डिब्बा खुल रहा हो। सबकी नजरें डिब्बे के अंदर की ओर मुड़ गईं और उनके चेहरों पर तुरंत एक ऐसा आश्चर्य उभर आया कि वे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। गहन मध्यमस्तरीय शरीर शोधन साधना तकनीक, स्वर्ण लापीस लाजुली अधिपति शरीर कला। जेड के लंबे बक्से के अंदर एक प्राचीन गुप्त नियमावली थी। सभी लोग गुप्त नियमावली के आवरण को गौर से देख रहे थे और उस पर लिखे अक्षरों को चुपचाप पढ़ रहे थे। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, हर किसी के चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। यह वास्तव में एक गहन स्तरीय साधना तकनीक थी और यह एक अनमोल गहन स्तरीय मध्यमस्तरीय शरीर शोधन साधना तकनीक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यक्षागिरी देश के मार्शल कलाकार विहान द्वारा छोड़े गए प्राचीन मकबरे की तलाश में गंधर्वगिरी माउंटेन रेंज में बेतहाशा खोजबीन करने के लिए खतरे का जोखिम उठाएंगे। बाकी सब कुछ एक तरफ रखते हुए यह साधना तकनीक ही उन्हें ऐसा करने के लिए काफी थी। यह एक मार्शल दाओ गुप्त नियमावली थी जो यक्षागिरी देश में खून खराबे का तूफान ला सकती थी। इसके मूल्य के प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि इस साधना तकनीक की कीमत कम से कम 10,000 निम्न श्रेणी के आत्मिक रत्नों के बराबर थी, या यहाँ तक कि लाखों निम्न श्रेणी के आत्मिक रत्नों के बराबर भी। और यह तो सिर्फ पहला जेड लंबा बक्सा था, 2 और भी थे। कोई आश्चर्य नहीं कि विहान का शरीर इतना शक्तिशाली था। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने इस शरीर शोधन साधना तकनीक की साधना की थी। यश ने धीरे से बुदबुदाया। उसने गहन श्रेणी, निम्नस्तरीय युद्ध कौशल, वायु और वज्र ब्लेड कला की साधना की थी, इसलिए वह गहन श्रेणी के युद्ध कौशल की शक्ति को स्पष्ट रूप से जानता था। हालांकि गहन श्रेणी, निम्नस्तरीय और गहन श्रेणी, मध्यस्तरीय केवल एक स्तर के अंतर से प्रतीत होते थे, वास्तविक अंतर कई गुना अधिक था, इसलिए यह वास्तव में शक्तिशाली होना चाहिए। यश ने खुद को संभाला और दूसरा जेड लंबा बक्सा खोला।
दूसरे जेड लंबे बक्से के अंदर एक चर्मपत्र स्क्रॉल था। स्क्रॉल के ऊपर कई बड़े बहते हुए अक्षर थे, प्राचीन कीमिया। हिस। यश और बाकी लोग फिर से चौंक गए। हालांकि वे कीमियागर नहीं थे, फिर भी उन्हें कीमिया तकनीक का महत्व जानने से नहीं रोका। यही वह कीमिया तकनीक होनी चाहिए जिसने विहान को प्रसिद्ध बनाया, जिसे यक्षागिरी देश में किसी ने एक बार 5 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की आसमान छूती कीमत पर हासिल करने की पेशकश की थी। जारी रखते हुए तीसरा जेड लंबा बक्सा। भिनभिनाहट। जब यश ने ताला खोला और ढक्कन उठाया तो पहले 2 जेड लंबे बक्सों के खुलने के विपरीत जैसे ही यह आखिरी जेड लंबा बक्सा खुला, शून्य रियल में अचानक एक स्पष्ट गुनगुनाहट गूंजी और एक अदृश्य उतार चढ़ाव जैसे तूफान अचानक बक्से के अंदर से बाहर आया। वह उतार चढ़ाव बेहद तेज और अविश्वसनीय रूप से हिंसक था। यश और बाकी लोगों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। यश और बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था मानो वे विशाल सागर में बह रही एक अकेली नाव हो, जिसे किसी भी क्षण एक विशाल लहर निगल लेगी। उनकी आत्मा की गहराइयों से एक तीखी, चुभने वाली अनुभूति फैल गई, मानो उनकी पूरी आत्मा ही नष्ट होने वाली हो। उनके हृदय में भय का एक गहरा भाव व्याप्त हो गया, जिससे वे खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। शुक्र है यह भयानक उतार चढ़ाव जल्दी ही आया और चला गया। लगभग 2-3 सांसों में यह बिना किसी निशान के गायब हो गया, मानो कभी हुआ ही न हो। हाफना। यश और बाकी लोग बैलों की तरह हाफ रहे थे, उनके चेहरों पर अभी भी भय के भाव दिखाई दे रहे थे। वे सब जमीन पर गिर पड़े, उनके वस्त्र पसीने से भीगे हुए थे। यह सब इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने जो कुछ अनुभव किया था वह कोई सपना नहीं बल्कि एक वास्तविक अस्तित्व था। भयभीत होकर सभी ने जेड के लंबे डिब्बे में देखा। उन्होंने एक गहरे काले रंग का खजाना कलाकृति कृपाण देखा जो जेड बॉक्स के नीचे चुपचाप रखा हुआ था। यह गहरे काले रंग का खजाना कलाकृति कृपाण साधारण लग रहा था, जिससे इसे उस भयानक आभा से जोड़ना मुश्किल हो रहा था जो इसने अभी अभी छोड़ी थी। इसके अलावा यह गहरे काले रंग का खजाना कलाकृति कृपाण थोड़ा अजीब था क्योंकि यह पूरा खजाना कलाकृति कृपाण नहीं था, बल्कि केवल आधा ब्लेड था। ब्लेड का सिरा गायब था, उसका ठिकाना अज्ञात था। यह क्या चीज है? यश ने खुद को संभाला और आधे ब्लेड वाले काले कृपाण को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ब्लेड को पकड़ा, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। कितना भारी! यह आधी धार वाली काली कृपाण किसी आम कृपाण से अलग नहीं दिख रही थी और इसकी धार सिकाड़ा के पंख जितनी पतली थी। हालांकि जब यश ने इसे अपने हाथ में लिया और उठाने की तैयारी की तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई पहाड़ पकड़ रखा हो, इतना भारी कि वह उसे उठा ही नहीं पा रहा था। मैं इस दुष्ट पर विश्वास नहीं करता। मैं टूटी हुई कृपाण भी नहीं उठा सकता। उठो! यश की जिद फूट पड़ी। उसने दांत पीसकर दहाड़ा, अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां उभर आईं और एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। आखिरकार उसने धीरे से टूटी हुई कृपाण निकाली। आखिर यह चीज क्या है? छोटी शिवानी ने उत्सुकता से आधी धार वाली काली कृपाण को देखा, अपना गोलमटोल छोटा सा हाथ बढ़ाया, उसे छूना चाहती थी। इसे मत छुओ। यश का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह जल्दी से फुसफुसाया। धमाक! खड़खड़ाहट! हालांकि वह चिल्लाने में थोड़ा धीमा था। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, शिवानी का छोटा सा हाथ आधे ब्लेड वाले काले कृपाण पर रख दिया गया। ताकत का वह निशान गिरते हुए पत्ते जैसा था, लेकिन यश के लिए यह ऊंट की पीठ तोड़ने वाले आखिरी तिनके जैसा था। वह अब आधे ब्लेड वाले काले कृपाण को पकड़ नहीं सका और कृपाण नीचे गिर गया। पहले एक धीमी सी आवाज, फिर एक टूटने जैसी आवाज।
यश की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जमीन पर गौर से देख रहा था। उसका चेहरा रोने को तो था, लेकिन आंसू नहीं थे। जिस जमीन पर आधे ब्लेड वाला काला कृपाण गिरा, वहां उसका खजाने वाला कृपाण रखा था। जब खजाने वाला कृपाण आधे ब्लेड वाले काले कृपाण से टकराया, तो वह सचमुच दो टुकड़ों में टूट गया। हे भगवान, आखिर यह चीज क्या है? यश दहाड़ा। उसका खजाना कृपाण एक पीले रंग की निम्न श्रेणी की खजाना कलाकृति थी। 9वें स्तर की साधना प्राप्त एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी पूरी ताकत से उसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल होता। फिर भी इस आधे ब्लेड वाले काले कृपाण के हल्के से प्रहार से वह टूट गया और क्षतिग्रस्त हो गया। यह आधे ब्लेड वाला काला कृपाण शायद थोड़ा ज्यादा ही भयानक था। उफ! मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। शिवानी को भी पता था कि उसने कुछ गलत किया है और वह जल्दी से अवनी के पीछे छिप गई। अवनी भी अपने आश्चर्य से उभरी और मुस्कुराते हुए माफी मांगी। युवा गुरु यश, मुझे माफ करना, शिवानी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कृपया उसे दोष न दें। शरारती बच्ची। यश का मुंह फड़क उठा और उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, यह ठीक है। यह तो बस एक पीले रंग की कम दर्जे की खजाने की कलाकृति है। और तो और इससे यह भी साबित होता है कि आधी धार वाली काली कृपाण ऊपर से देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन असल में यह असाधारण है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह खजाने की कलाकृति है। यश ने सच्ची ऊर्जा को आधी धार वाली काली कृपाण में प्रवाहित किया। अगर यह सचमुच खजाने की कलाकृति होती तो उसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी सच्ची ऊर्जा समुद्र में प्रवेश करने वाले कीचड़ के बैल की तरह थी, जिसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। बेबस, यह समझ पाने में असमर्थ कि आधी धार वाली काली कृपाण क्या है, यश बस उसे एक तरफ फेंककर अनदेखा कर सकता था। चलो खजाने बांट लेते हैं, अवनी ने कहा। फिर खजानों की गिनती शुरू की। हमारी उपलब्धियों में 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा औषधियाँ, 8 द्वितीय श्रेणी की आत्मा औषधियाँ, 4 तृतीय श्रेणी की आत्मा औषधियाँ और 7 रंगीन मछलियाँ शामिल हैं। इसके अलावा एक पीली श्रेणी की उच्च श्रेणी की खजाना कलाकृति पृथ्वी कांस्य कड़ाही, एक पीली श्रेणी की उच्च श्रेणी की खजाना कलाकृति बहती बादल कृपाण, एक गहन श्रेणी की मध्य श्रेणी की शरीर शोधन साधना तकनीक स्वर्ण लापीस लाजुली अधिपति शरीर कला, एक प्राचीन कीमिया और एक अनाम अर्धब्लेड काली कृपाण। अभी अभी हमें विहान के पत्थर के बिस्तर पर एक स्पेस थैला मिला, जिसमें केवल निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर थे, कुल 16,000 टुकड़े। हमारी पिछली वितरण पद्धति के अनुसार युवा मास्टर यश, आप 6 प्रथम श्रेणी की आत्मा औषधियाँ, 4 द्वितीय श्रेणी की आत्मा औषधियाँ, 2 तृतीय श्रेणी की आत्मा औषधियाँ, 4 रंगीन मछलियाँ और 8,000 निम्न श्रेणी की आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। पत्थर। चूंकि शिवानी ने गलती से यंग मास्टर यश से उनका खजाना कलाकृति कृपाण छीन लिया था, इसलिए पीले स्तर का उच्च स्तर का खजाना कलाकृति बहता बादल कृपाण यंग मास्टर यश के लिए मुआवजा होगा। जहां तक गोल्डन लैपिस लाजुली अधिपति शरीर कला और प्राचीन कीमिया का सवाल है, दोनों ही गुप्त मैनुअल प्रकार के खजाने हैं और इन्हें विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रतिलिपियां बना सकते हैं। अनाम अर्धब्लेड वाले काले कृपाण और पीले स्तर के उच्च स्तर के खजाना कलाकृति पृथ्वी कांस्य कड़ाही के संबंध में यंग मास्टर यश इनमें से एक चुन सकते हैं। मिस अवनी, आपका वितरण आधे से कहीं ज्यादा लग रहा है। यश को लगभग 60% खजाना मिल रहा है, जो उचित नहीं है ना? यश ने भौहें चढ़ाई। अवनी मुस्कुराया और बोला, युवा गुरु यश, हालांकि यह यात्रा नाम मात्र के लिए एक सहयोगात्मक खजाने की खोज थी, असल में सारा काम आप ही कर रहे थे। हम तो बस दर्शक थे। ऐसी स्थिति में हम आधे खजाने कैसे ले सकते थे? कृपया विनम्र न हो,
बस सब स्वीकार कर लें। चूंकि ऐसा ही है तो धन्यवाद। यश ने संकोच नहीं किया। उसने सिर हिलाया, फिर कहा, आखिरी 2 खजानों के लिए मैं वह अनाम आधी धार वाली काली कृपाण ले लूंगा। किसी कारण से यश को हमेशा लगता था कि उस आधे ब्लेड वाले काले कृपाण के भीतर एक हल्का, लगभग अगोचर जादुई उतार चढ़ाव है जो उसका मन मोह रहा है। ठीक है, अवनी ने सहजता से सिर हिला दिया। हालांकि वे सभी यह बता सकते थे कि उस अनाम आधे ब्लेड वाले काले कृपाण की अपनी अज्ञात श्रेणी के बावजूद एक अजीब और रहस्यमय उत्पत्ति थी और इससे पहले भी एक भयानक आभा निकलती थी, लेकिन यह निश्चित रूप से पीले श्रेणी, उच्च श्रेणी के खजाने की कलाकृति पृथ्वी कांसे का कड़ाही से तुलना योग्य नहीं था। फिर भी यश के चुनाव से उन्हें कोई असंतोष नहीं था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वह अनाम आधे ब्लेड वाला काला कृपाण क्या है। अगर वे इसे बेचने निकलते तो शायद इसकी अच्छी कीमत नहीं मिलती। इसके अलावा अगर वे इसे बेचते भी नहीं और संग्रह के लिए रखते तो भी उन तीनों में से किसी को भी कृपाण पसंद नहीं थी। उनके हाथों में यह बस कबाड़ धातु होती। पीले श्रेणी, उच्च श्रेणी के खजाने की कलाकृति पृथ्वी कांसे की कड़ाही चुनना बेहतर था। संयोग से वे एक कीमियागर को जानते थे और उसे बेचने से उन्हें अच्छा इनाम मिलना चाहिए था। उनके लिए अनाम आधे ब्लेड वाली काली कृपाण स्पष्ट रूप से पीले श्रेणी, उच्च श्रेणी के खजाने की कलाकृति पृथ्वी कांसे की कड़ाही जितनी मूल्यवान नहीं थी। जल्द ही यश और अन्य लोगों ने खजाने का वितरण पूरा कर लिया। हालांकि प्राचीन मकबरे की इस यात्रा के कारण यश को एक पीले श्रेणी, निम्न श्रेणी के खजाने की कलाकृति खजाना कृपाण खोना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर लाभ को एक बड़ी फसल कहा जा सकता है। कुल मूल्य निश्चित रूप से लगभग 10 लाख निम्न श्रेणी के आत्मा रत्नों का होगा। अगर इतनी बड़ी मात्रा में यह संग्रह फैल जाए तो शायद यह पूरे यक्षागिरी देश को चौंका देने के लिए पर्याप्त होगा। यश के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान तैर गई। हालांकि जैसे ही यश और बाकी लोग प्राचीन मकबरे के बाहर उस छोटी सी घाटी में जो लंबे समय से शांत थी, खजाने बांटने लगे, अचानक बिन बुलाए मेहमानों का एक समूह धमका। एक धूसर कंपास के प्रेत द्वारा निर्देशित वे सीधे प्राचीन मकबरे की ओर उड़े जहां यश और बाकी लोग मौजूद थे। बड़े साहब, उन्हें इसी गुफा में छिपे होना चाहिए। घाटी में प्राचीन मकबरे के प्रवेश द्वार वाली पहाड़ी दीवार के सामने काले वस्त्र पहने दुष्ट क्यूई उत्सर्जित करने वाली आकृतियों का एक समूह सीधा खड़ा था। उनके सामने एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे और वह अंधेरी गुफा को आगने आंखों से देख रहा था। काले वस्त्र पहने ये आकृतियां कोई और नहीं बल्कि ब्लैक वाइंड बैंडिट्स थे और प्रमुख अधेड़ उम्र का आदमी स्वाभाविक रूप से ब्लैक वाइंड बैंडिट्स का बिग बॉस, हाफ स्टेप इनेट रियल्म विशेषज्ञ ब्लैक टाइगर था। यह विहान द्वारा छोड़ा गया प्राचीन मकबरे का प्रवेश द्वार हो सकता है? ब्लैक टाइगर की आंखें तीव्र लालच और जोश से भरी हुई थीं। एक क्षण बाद उसने अपने डगमगाते मन को स्थिर किया और एक ठंडे भाव के साथ उसने अपनी आस्तीन लहराई और चिल्लाया, सब लोग सुनो। तुरंत गुफा में प्रवेश करो और अवनी और उसके समूह को खोजो। हाँ? ब्लैक वाइंड बैंडिट्स ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ गुफा में घुस गए। घुमावदार, संकरे रास्तों से गुजरते हुए ब्लैक वाइंड बैंडिट्स गुफा के दोराहे पर पहुंच गए। बिग बॉस, आगे कई दोराहे हैं। हमें नहीं पता कि अवनी और बाकी लोग जहां छिपे हैं वहां जाने का सही रास्ता कौन सा है, ब्लैक वाइंड बैंडिट्स के एक सदस्य ने ब्लैक टाइगर से सम्मानपूर्वक कहा। ब्लैक टाइगर ने रास्तों पर नजर दौड़ाई। एक अर्धचरणीय जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ होने के नाते उसकी समझ अविश्वसनीय रूप से तेज थी और उसे तुरंत खतरे का आभास हुआ। उसकी आंखें सिकुड़कर सिकुड़ गईं
रोशनी से चमक रही थीं। हालांकि उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसके हाव भाव बिल्कुल ठंडे थे, कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखा रहा था, और उसने उदासीनता से कहा, अगर आपको सही रास्ता नहीं पता तो लोगों को एक एक करके ढूंढने के लिए भेजिए। क्या मुझे आपको इतना आसान सिद्धांत सिखाने की जरूरत है? बिग बॉस, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। आपका अधीनस्थ तुरंत चला जाएगा। ब्लैक वाइंड बैंडिट्स के सदस्य का चेहरा डर से पीला पड़ गया। फिर उसने और कुछ बकवास करने की हिम्मत नहीं की और ब्लैक टाइगर का आदेश सुनाया। उसने मौजूद ब्लैक वाइंड बैंडिट्स के एक बड़े हिस्से को दो दो के समूहों में बांट दिया, जो फिर अलग अलग रास्तों की खोजबीन करने लगे। आह आहा! खोजबीन शुरू हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे कि उन रास्तों से एक साथ हताश चीखें गूंजने लगीं। इसके तुरंत बाद खून से लथपथ और दहशत से भरा एक ब्लैक वाइंड बैंडिट्स सदस्य एक रास्ते से बाहर निकला, जो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसके शब्द बेमिल थे, बिग बॉस, वे सारे रास्ते जालों से भरे हुए हैं। मेरे अलावा जितने भी भाई अंदर गए, वे सब मारे गए। शुरुआत में इस जगह पर 30 से 40 ब्लैक वाइंड बैंडिट्स घुसे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी संख्या आधी हो गई। लगता है यह जगह उतनी आसान नहीं है जितनी मैंने सोची थी। अपने अधीनस्थ से रिपोर्ट सुनते ही ब्लैक टाइगर के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। इस स्थिति में अगर वे खोजबीन जारी रखते तो उसके अधीनस्थों को निश्चित रूप से और ज्यादा नुकसान होता। हालांकि उसे इन लोगों की जान की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी क्षति को स्वीकार करना मुश्किल होता। आखिरकार ब्लैक वाइंड बैंडिट्स जैसे बड़े संगठन का संचालन अकेले उसके बूते तो नहीं हो सकता था। चूंकि जासूसी काम नहीं कर रही है, इसलिए हम यहीं उस छोटी सी बच्चलन लड़की अवनी के बाहर आने का इंतजार करेंगे। ब्लैक टाइगर की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने सबसे मूर्खतापूर्ण लेकिन सबसे चतुर तरीका चुना। इस समय यश और प्राचीन मकबरे के अंदर मौजूद अन्य लोगों को पता नहीं था कि खतरा पहले ही आ चुका है। यश आराम से जमीन पर बैठ गया और प्राचीन मकबरे से मिले खजानों को व्यवस्थित करने लगा। आत्मा औषधि को प्रभाव के अनुसार छांटा गया और पंचरंगी मछली को सीधे स्पेस थैली में रख दिया गया। हालांकि स्पेस थैली जीवित प्राणियों को धारण नहीं कर सकती थी, फिर भी उसमें एक संरक्षण कार्य था। अगर पंचरंगी मछलियों को मारकर अंदर रख दिया जाए तो वे 1 साल बाद भी खराब या सड़ेंगी नहीं। जहां तक उच्च श्रेणी की खजाना कलाकृति बहते बादल कृपाण का प्रश्न है, उसने उसे सीधे सच्ची ऊर्जा से परिष्कृत किया और फिर उसे अपनी पीठ पर लटका लिया। इसके बाद वह उत्सुकता से गोल्डन लैपिस लाजुली अधिपति शरीर कला नामक गहन श्रेणी मध्यस्तरीय शरीर शोधन साधना तकनीक पढ़ने लगा। कितनी गहन शरीर शोधन साधना तकनीक! यश ने एक नज़र में 10 पंक्तियां पढ़ लीं और पुस्तक की अस्पष्ट और समझने में कठिन गहन सामग्री को जल्दी से पूरा कर लिया। उसके हृदय में ज्ञानोदय का भाव उमड़ पड़ा। यह सब उसके जीन के पुनः उन्नत होने के कारण संभव हुआ, जिससे उसकी योग्यता में वृद्धि हुई। अन्यथा वह शायद इसे समझ भी नहीं पाता। अंतर्दृष्टि प्राप्त करना तो दूर की बात है। इस साधना तकनीक के विवरण के अनुसार स्वर्ण लापीस लाजुली अधिपति शरीर कला को 3 रियल्मों में विभाजित किया गया था। पहले रियल्म को श्वेत लापीस लाजुली अधिपति शरीर कहा जाता था। इसकी साधना करने पर भौतिक शरीर से एक हल्की सफेद चमक निकलती थी, जो भौतिक शरीर के गुणों जैसे गति, आक्रमण शक्ति और रक्षा को अत्यधिक बढ़ा सकती थी। इस रियल में पहुंचने पर भौतिक शरीर एक पीले रंग की निम्नस्तरीय खजाना कलाकृति से प्रतिस्पर्धा कर सकता था। दूसरे रियल को नीला लापीस लाजुली अधिपति शरीर कहा जाता था। इसकी साधना करने पर भौतिक शरीर एक हल्की नीली चमक उत्सर्जित करता था।
इसका प्रभाव पहले रियल्म जैसा ही था, लेकिन यह कहीं अधिक शक्तिशाली था और पीले रंग की मध्यम श्रेणी की खजाना कलाकृति को टक्कर देने में सक्षम था। तीसरा रियल्म, जो सबसे शक्तिशाली रियल्म भी था, उसे सुनहरा लापीस लाजुली अधिपति शरीर कहा जाता था। इसकी साधना करने पर भौतिक शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो सोने से बना हो, न केवल कुलीनता और वैभव का भाव प्रकट करता था, बल्कि इसमें अद्भुत शक्ति भी होती थी, जो पीले रंग की उच्च श्रेणी की खजाना कलाकृति को टक्कर देने में सक्षम थी। यह शरीर शोधन साधना तकनीक मेरे लिए एकदम सही है। चूंकि मैं स्वर्ग सृजन शास्त्र पर कब्जा करो की साधना करता हूँ, इसलिए मेरा भौतिक शरीर सामान्य मार्शल कलाकारों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि सामान्य मार्शल कलाकार स्वर्ण लापीस लाजुली अधिपति शरीर कला की साधना करके इतनी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरी उन्नति निश्चित रूप से और भी अधिक होगी। यश की आंखें तीव्र उत्साह से भर गईं। अगर वह गलत नहीं था, तो जब उसने पहले विहान के अवशेषों से युद्ध किया था, तो उसकी हड्डियों से एक सफेद चमक निकलती थी जो सच्ची ऊर्जा से भी ज्यादा प्रभावशाली थी। यह स्वर्ण लापीस लाजुली अधिपति शरीर कला की साधना के कारण होना चाहिए। हालांकि जब विहान ने इस शरीर शोधन साधना तकनीक की साधना की थी, तो उसका भौतिक शरीर उसी साधना क्षेत्र के एक मार्शल कलाकार से ज्यादा अलग नहीं था, फिर भी उसकी शक्ति पहले से ही बहुत भयानक थी। अगर यश, जिसकी शारीरिक योग्यता पहले से ही असाधारण थी, उसे साधना करे, तो उसका प्रभाव कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। कम से कम वह उसी रियल्म के विहान से एक से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा और अपने शारीरिक शरीर की शक्ति को पूरी तरह से विकसित कर लेगा। यश ने गहरी सांस ली, अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत किया और गोल्डन लैपिस लाजुली अधिपति शरीर कला को अपने स्पेस बैग में डाल लिया। हालांकि अभी उसका साधना करने का कोई इरादा नहीं था। पहली बात, उसके पास अभी यहाँ बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। दूसरी बात, हालांकि गोल्डन लैपिस लाजुली अधिपति शरीर कला शक्तिशाली थी, फिर भी इसे साधना करना काफी कठिन था। यह कोई आसान सीखने वाला नश्वर स्तर का मार्शल कौशल या मानव स्तर का मार्शल कौशल नहीं था। इसे कुछ ही दिनों में महारत हासिल करना असंभव था। इसे साधना के लिए बहुत दृढ़ता और समय की आवश्यकता थी। युवा गुरु यश, क्या आपने अच्छी तरह आराम किया? जैसे ही यश प्राचीन कीमिया को देखने ही वाला था, अवनी शालीनता से वहां आई। उसके लाल होंठ थोड़े खुले हुए थे और एक मधुर ध्वनि निकल रही थी। हाँ, मैंने अच्छी तरह आराम कर लिया है। अब हम यहां से जा सकते हैं। यश ने प्राचीन कीमिया को अपने स्पेस बैग में रखा और खड़े हो गए। चलो जल्दी से चलते हैं। हालांकि भागते समय हमने अपने निशान अच्छी तरह छिपा लिए थे, लेकिन ब्लैक वाइंड बैंडिट्स में काबिल लोगों की कमी नहीं है और वे हमारा पता जरूर लगा लेंगे। गंधर्वगिरी माउंटेन रेंज को जल्द से जल्द छोड़कर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं, अवनी ने कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश और बाकी लोगों ने दरवाजा खोला और जल्दी से बाहर निकल गए और विशाल पत्थर का कमरा अपनी शांत अवस्था में लौट आया। रास्ते में बातें करते और हंसते हुए यश और बाकी लोग जल्दी से सड़क के पिछले मोड़ पर पहुंच गए। जरा रुको। तभी यश के चेहरे पर तनाव छा गया और वह अचानक वहीं रुक गया। यश को अचानक रुकता देख उसके पीछे चल रही अवनी भी रुक गई। उसकी नाजुक भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और उसने उलझन में पूछा, युवा गुरु यश, क्या हुआ? यश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी गहरी पुतलियों में एक तेज चमक झिलमिला उठी और वह मन ही मन बुदबुदाया, मिस अवनी, क्या आपको कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई? गड़बड़? क्या गड़बड़ है? अवनी का सुंदर चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया। उसने बाएं दाएं देखा, लेकिन गुफा अभी भी शांत थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी तब थी जब वे अंदर गए थे।
उसकी नाजुक भौहों के बीच संदेह की एक झलक दिखाई दी। खून की गंध, खून की बहुत तेज गंध। जाहिर है यहाँ कोई मरा है, और एक से ज्यादा। यश ने गंभीर भाव से कहा, हर शब्द का उच्चारण करते हुए। क्या? यह सुनते ही अवनी और बाकियों के हाव भाव एकदम बदल गए। यश के इशारे का साफ मतलब था कि कोई अंदर घुस आया है। तुरंत उनके मन में एक ही विचार कौंधा। हाँ हाँ, तुम्हारी नाक तो कुत्ते जितनी तेज है, लेकिन बदकिस्मती से सबसे तेज कुत्ते की नाक भी आज तुम्हारे कुत्ते की जान नहीं बचा पाएगी। यह विचार सबके मन में पूरी तरह से उभर पाता, उससे पहले ही जोरदार हंसी की एक लहर ने उसे रोक दिया। तभी काले कपड़े पहने कुछ आकृतियां, मानो आसमान से उतरी हों, अचानक यश और बाकियों के सामने प्रकट हुई। उनके पीछे एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी तेज कदमों से भीड़ से बाहर निकला। काली हवा के डाकू काला बाघ। लोगों के इस समूह को देखकर अवनी और बाकियों की ढेर सारे खजाने पाने की पिछली खुशी तुरंत गायब हो गई, और उनके दिल बहुत भारी हो गए। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पहचान लोगे। ब्लैक टाइगर की लालची और जलती हुई निगाहें यश और बाकियों पर टिकी थीं, मानो उसने उन्हें घेर लिया हो, और उसने एक भयावह व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, विहान के प्राचीन मकबरे से जो कुछ भी तुम्हें मिला है, उसे सौंप दो, और मैं तुम्हें तुरंत मौत दे सकता हूँ। वरना अगर मुझे कठोर तरीके अपनाने पड़े, तो मुझे डर है कि तुम्हें नर्क में भी पछताना पड़ेगा। ब्लैक टाइगर, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अवनी के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन वह अनभिज्ञता का नाटक करते हुए जल्दी से संभल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बेवकूफी करने की? लगता है तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। ब्लैक टाइगर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, और उसकी आंखों में एक भयावह हत्या का इरादा दिखाई दिया। तो फिर जाओ नर्क। ब्लैक वाइंड बैंडिट्स, तुम सब मुझ पर हमला करो और इन लोगों को मार डालो। हाँ? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, ब्लैक वाइंड बैंडिट्स के सदस्यों का एक समूह यश और बाकियों की ओर तेजी से दौड़ा और एक भयंकर हमला शुरू कर दिया। मौत की तलाश में यश और बाकी लोग स्वाभाविक रूप से चुप नहीं बैठे। उनकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी, और उन्होंने अचानक अपना कदम बढ़ा दिया। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। आह आह आह। एक पल में उस छोटी सी गुफा के भीतर कृपाण की रोशनी और तलवार की परछाइयां लगातार टिमटिमाने लगीं। हथियारों के टकराने की आवाज लगातार आ रही थी, और लड़ाई और चीखों की आवाजों ने आकाश को हिला दिया। खून लगातार झरने की तरह बह रहा था। अवनी और उसका समूह पूरी तरह से ताकतवर था, और यश की मदद से अगर ब्लैक टाइगर, यह शीर्ष विशेषज्ञ, मौजूद न होता, तो उन्हें डर नहीं लगता। अब जबकि ब्लैक टाइगर, यह अर्धचरणीय जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ, ने कोई कदम नहीं उठाया था, तो ब्लैक वाइंड बैंडिट्स का यह समूह स्वाभाविक रूप से कोई मुकाबला नहीं था, और उनमें से 7-8 एक ही पल में मारे गए। हे, तो तुम्हारे पास कुछ ताकत है। कोई आश्चर्य नहीं कि स्कारफेस तुम्हारे हाथों में पड़ गया। हालांकि अगर तुम्हें लगता है कि इस ताकत के बल पर तुम मेरे ब्लैक वाइंड बैंडिट्स को चुनौती दे सकते हो, तो मुझे तुम्हें बताना होगा कि ऐसा सोचना बहुत ही नासमझी है। ब्लैक टाइगर की ठंडी और जहरीली निगाहें यश और बाकी लोगों की आकृतियों पर जम गईं, और उसकी ठंडी आवाज शब्द दर शब्द गूंज उठी। फिर उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे उसकी आस्तीन से बाहर निकला, और दिखाई देने वाला ट्रूक्यूई प्रकाश तेजी से उसकी हथेली की ओर इकट्ठा हुआ। शून्य क्षेत्र में शक्तिशाली उतार चढ़ाव की लहरें फैल गईं, जिससे शून्य क्षेत्र का यह हिस्सा कुछ दमनकारी सा लगने लगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अर्धचरणीय जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ ब्लैक टाइगर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हमला शुरू कर दिया। धमाक!
काला बाघ वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले। उसका हाथ आस्तीन में छिपा हुआ था। अचानक बाहर निकला। तुरंत 2 झांग के आकार का एक सच्चा ऊर्जा हाथ का निशान अचानक शून्य क्षेत्र में संघनित हो गया। शक्तिशाली शक्ति लिए हुए और यश और अन्य लोगों की ओर तेजी से टूट पड़ा। रास्ते में हवा मानो जमीन पर गिरे दर्पण की तरह बिखर गई। दिखाई देने वाली ठोस ऊर्जा लहरें तूफान की तरह संकरी गुफा से होकर गुजरी, जिससे रेत और पत्थर हर जगह उड़ गए। यह दृश्य देखकर यश को छोड़कर अवनी सहित सभी लोग पीले पड़ गए। उन्हें एक भयानक घुटन का एहसास हुआ, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। यह एक अर्धचरणीय जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति है। पफ पफ पफ। हवा का एक तेज झोंका आया और अवनी और बाकी लोग तुरंत पीले पड़ गए। फिर उनके शरीर टूटी डोरियों वाली पतंगों की तरह पीछे की ओर उड़ गए, लगातार धमाकों के साथ दीवार से टकराते हुए लगातार खून खांसते रहे। हालांकि उनकी चोटें सच्ची ऊर्जा हस्तछाप के हमले से नहीं, बल्कि सच्ची ऊर्जा हस्तछाप से निकलने वाली आघात तरंगों से थीं। सिर्फ आघात तरंगों पर निर्भर होने के कारण अवनी और बाकी लोग घायल हो गए। अगर उन पर सीधे उस सच्ची ऊर्जा हस्तछाप का प्रहार होता तो क्या वे चूर चूर नहीं हो जाते? इस परिणाम की कल्पना मात्र से ही सिर में सिहरन पैदा हो जाती है। इस क्षण यश और बाकी लोगों का दिल बैठ गया। उन्हें साफ समझ आ गया कि उन्होंने एक अर्धचरणीय जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति को कम करके आंका था। धमाका। अवनी और बाकी 2 को उड़ाने के बाद भयंकर सच्ची क्यूरी हथेली का निशान, जो अभी भी शक्तिशाली था, एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ दहाड़ा और यश पर जोरदार प्रहार किया। ब्लैक टाइगर समझ गया कि यश इस समूह में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ था। जब तक वह निपटता रहा, बाकी सब तुच्छ ही रहे।